हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का घटना चक्र समाप्त कर लिया था। आज से हम साइंस घटना चक्र चालू कर रहे हैं, न्यू वाली, जो 2023-24 के लिए है। और उसमें हम साइंस में बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। 38वीं बीपीएससी लेके 68 बीपीएससी तक आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उन सब का डिस्कशन हम करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए आप। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लैमार्क, डार्विन, लिनियस या मेंडल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डार्विन ने। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन, ये कौन थे? ये जैव विकासविद थे। और इनकी बुक को प्राकृतिक वर्णवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। तो अब याद रखेंगे कि इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये अब पूछा जाए स्रावित कहाँ से होता है इंसुलिन? तो ये आग्नेयाशय से, जो अंतरास्रावी ग्रंथि है वहाँ से स्रावित होता है। ये एक टाइप का हार्मोन और प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। अब से ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के समस्थापन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाएगा? इंसुलिन। और इसका एक अन्य काम है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को ये प्रेरित करता है। और साथ ही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जरूर नहीं कि सेम पूछा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एंटीबायोटिक है, तो इनमें से कौन एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन। तो एक से अधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब हम इसके यूज़ देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। तो पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है, जैसे कि उसमें लिखा ही है। और इनका यूज़ बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उनके उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इनमें से कौन सा एक मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। चावल क्या है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। अब पूछा जाए कि चावल में कितने 100 ग्राम चावल में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो अगर 100 ग्राम चावल खाएंगे तो 25.5 ग्राम, कितना? 20.5 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उतनी क्वांटिटी में। वहाँ चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ भी लिया जाए कि कितनी % मात्रा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो 100 ग्राम चावल में 25 अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो जैसे कि केचुआ वगैरह हो गए, वृद्धि करने के विज्ञान जो केचुआ, और कृषकों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को, और भूमि की आंत भी कहते हैं इसको। तो केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कि भूमि की उर्वर क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जेनेटिक्स किसका? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन तो क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स में निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुवांशिकता और विचरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकता के फादर कौन है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत जीवधारियों को जीनों और अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जेनेटिक्स से अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब। सेब जो है सच्चा फल नहीं है। क्यों? सच्चा फल होते क्या है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि जिन फलों के निर्माण में ओवरी मतलब अंडाशय
ओवरी के अलावा कुछ भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, एप्पल, काजू, नाशपाती, ये सारे फॉल्स फ्रूट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला है और पूछ रहे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग आपने देखा होगा तो एक फूल ही होता है, जब भी उसको तोड़ो तो उसमें फूल फूल जैसा कुछ होता है, तो ये एक सूखी हुई पुष्प कलिका होती है लौंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या रीजन है? अदरक तना है जड़ नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अब ये नोड और इंटरनोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नोड इंटरनोड वो होते हैं तने का एक विशेष लक्षण है, क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं और ये कहा जा सकता है कि अदरक एक तना है, मतलब जैसे कि ये अदरक है और ये छोटे छोटे निकले होते हैं, तो इसको नोड और इंटरनोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कली है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी आवेशित एम्ब्रायोनिक शूट को कलिका कहते हैं और यह किसी पत्ती के कक्ष या एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। देखा होगा जो भ्रूणीय टहनी के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट और सक्यूलेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो EEG किसकी निगरानी के लिए? तो ब्रेन, मस्तिष्क की निगरानी के लिए लाया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम EEG। तो किससे रिलेटेड है ये? मस्तिष्क में की निगरानी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ये देख BPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, किस चीज़ का किया जाता है यूज इसमें? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड या IR और हिंदी में क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेज निकाल के हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे जो पेन होता है उनका उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन वैज्ञानिकों का एक समूह है जिन्होंने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे क्या कहते हैं? नव डार्विनवादी सिद्धांत कहते हैं। नव डार्विनवादियों के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। जैसे अब एक जीव है, अगर उसकी नई पीढ़ी होगी तो उसमें क्या होगा? भिन्नताएं बढ़ जाएंगी और ये परिवर्तन स्पष्टतया वंशागत होते हैं, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है, जैसे कभी कभी देखा होगा कि हमारे कुछ लक्षण हमारे पेरेंट्स से या फिर दादा से या दादी से किसी से भी मिलते जुलते हैं, तो लेकिन भिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है लैंगिक जनन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DNA की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है DNA की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस डी क्रिक, MHF विलिंकिंस, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की, तो एक से अधिक लोगों ने इसकी खोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी खोज कब की गई? 1953 में। अगर DNA की द्विकुंडली वाले की बात करें तो 1953 में की गई थी, जिसकी वॉटसन क्रिक
और जेम्स वॉटसन ने की। तो अगर डबल हेलिक्स की बात करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन ए। लेकिन सिर्फ डीएनए की खोज पूछा जाएगा तो एक से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, आरएनए, हार्मोन, डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए। और हम पूरा बायोलॉजी को ख़त्म करने के बाद फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में होता है, पानी की मात्रा पूछी जा रही है कि मानव शरीर में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70%। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है? पानी से ही बना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 2/3 लगभग 70% पाई जाती है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो पानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70% हमारे शरीर का भाग जल से ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक होता है। ये खून का थक्का बनाते, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कमी से व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन करेंगे तो अनलिमिटेड मात्रा में ब्लड बह जाएगा, क्योंकि थक्का नहीं जमेगा तो उससे क्या होगी, उसकी डेथ भी हो सकती है किसी की भी। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से अगेन ऑप्शन डी, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो एंटीडोट के रूप में, इसका प्रतिकारक का मतलब है एंटीडोट के रूप में विटामिन के का यूज़ किया जाता है। इस विटामिन का हम डिस्कशन पढ़ ही चुके हैं कि रुधिर स्राव रोधी पदार्थ इसको कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन नहीं होता है, इनकी डेथ हो जाती है। अगर किसी को चोट लगती है और विटामिन के की कमी है तो उसका ब्लड बह जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? किसको कहते हैं? ऑर्गोकैल्सीफेरॉल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। जबकि विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कॉलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। और D2 की बात करें, D2 को तो ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते ही हैं। और जो विटामिन D और विटामिन D है, मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। मुख्य रूप से भोजन में ये, जैसे कि मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे आदि चीज़ों में ये मिल जाता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग भी हो जाता है, सुना होगा, विटामिन D की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किस में भंडारित होता है? तो ये लीवर में होता है। विटामिन ए लीवर में भंडारित होता है। और ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत क्या है? पूछा जाए विटामिन ए किस में मिलता है, तो जैसे दूध हुआ, मक्खन, अंडा, मछली, गाजर इत्यादि में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरी बेरी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे साइनाकोबालामीन ये रक्त अल्पता से संबंधित है। ऑर्गोकैल्सीफेरॉल रिकेट से, विटामिन D3 हमने अभी पीछे ही देखा है। रेटिनॉल जीरोप्थैल्मिया से संबंधित है, जो कि टोकोफेरॉल बेरी बेरी से संबंधित ना होगी, से थायमिन की कमी हो जाती है। तो ये विटामिन बी से संबंधित है, ना कि विटामिन ई से। ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ई सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? कि सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल डी को समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल से मिलता है, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। या वही दूसरी ओर विटामिन सी संतरा, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? कौन सा विटामिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन। B12 का क्या नाम है? साइनाकोबालामिन। महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत वही है मछली, दूध, पनीर इत्यादि। आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं विटामिन B12। तो 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। इसका क्या नाम है? कोबाल्ट B12 को कहते हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और जीवाणुओं को भी इसका संश्लेषण करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम साइनाकोबालामिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। एक हेल्दी व्यक्ति में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। 1-2 लीटर का इधर उधर डिफरेंस पाया जाता है। थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 7 से 8% होती है। अतः मतलब 5 से 6 लीटर ही मिलता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का कितना होता है? 1/13 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो कौन सा? स्फिग्नोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1200 सीसी। वृक्क मतलब किडनी मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम क्या है? तो किडनी क्या काम करता है? रक्त की शुद्धि के लिए शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से, मतलब यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता, फिल्टर कर देता है। और मानव की किडनी प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। कितना करता है? 1500 लीटर। तो नियरेस्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। और लगभग 1.5 लीटर यूरिन मतलब तब्दील करता है, इसकी शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है। तो किडनी से प्रति मिनट पूछा है 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।